ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके अंदर जीने का, कभी हार ना मानने का और हमेशा लड़ते रहने का जज्बा पैदा कर देगी। माही मेलो प्रेजेंटिंग अलाइव 1993। इस कहानी के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है कार्लिटो पाइस, और वो कहते हैं आज से 20 साल पहले जो भी हुआ मैं उसे भूल नहीं पाया। लोग कई बार मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अगर हम उस सन्नाटे में या उस खामोशी में होते तो ज़रूर मर जाते, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने उस खामोशी में, सन्नाटे में पहली बार ईश्वर को महसूस किया। वो ईश्वर नहीं जिसके बारे में हमें बचपन से बताया जाता है, वहाँ पर एक अलग ही ईश्वर है जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता है। वो सभी धर्मों से, रीति रिवाजों से ऊपर है। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ धर्म नहीं होता, और जहाँ धर्म होता है वहाँ ईश्वर का कोई काम नहीं होता। और उसके बाद कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में 20 साल पीछे, और आज तारीख होती है 13 अक्टूबर 1972। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टेला मैरी इस कॉलेज की एक स्टूडेंट होती है जो मैच खेलने के लिए चिली जा रही होती है, और इनकी फ़्लाइट एंडस पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रही होती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन है, और तभी सारे टीम को एक झटका लगता है जिससे सब चौकन्ने हो जाते हैं, और एक के बाद एक इन्हें लगातार झटके लगते हैं। दरअसल इनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पायलट्स को समझ में आ जाता है कि क्रैश होने वाला है, और तभी इनके प्लेन का जो राइट साइड का पंख है वो एक पहाड़ी की चोटी से टकराता है, और उसके टकराते ही प्लेन 2 हिस्सों में बट जाता है और कुछ पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं, और इतने स्पीड से उड़ने के बाद वो जिंदा बच नहीं सकते। अब इनका प्लेन पहाड़ पर क्रैश हो चुका है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ है, और इस झटके में बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। प्लेन का जो पीछे का हिस्सा उड़ा था उस हिस्से के साथ लोग भी उड़ गए थे जिससे उनकी मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पर अब काफ़ी लोग घायल हैं, और जो लोग बेहतर कंडीशन में होते हैं वो घायलों की मदद करते हैं। किसी का पैर कट चुका है, कोई बेहोश है, तो किसी के सर पे चोट आई है। आगे जो 2 पायलट होते हैं उनमें से एक पायलट मर चुका होता है और दूसरा बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा होता है, और उसके पास एंटोनियो और काइनिक जाते हैं। वह पायलट के रेडियो को ऑपरेटर से कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि वह उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सके और इनको वहाँ पर मदद मिल सके। लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डेड होती है, मतलब अब वह किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते, और कुछ ही देर बाद पायलट की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर 4 और पैसेंजर्स मर जाते हैं। यानी कि अब और लोग मर चुके हैं, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं इन सबको विश्वास है कि कल सवेरा होते ही इनके लिए रेस्क्यू टीम आ गई, क्योंकि रात होने वाली है और रात में यहाँ पर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं आ सकता। काइनिक सबको बोलता है कि इनके ऊपर जो सीट कवर है हम उनको निकाल सकते हैं और उसको ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा आइडिया होता है। लेकिन रात को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री कम हो जाता है। यहाँ पर लोगों को चोट लगी है, घायल हैं, दर्द से करा रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन किसी तरह सबके सब लोग जितने भी बचे हैं एक रात बिता लेते हैं, और अगले सुबह जो एक क्रू मेंबर बचा होता है उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई फ्लेयर गन है, ताकि जो इन्हें बचाने आए ये फ्लेयर गन चलाकर उनसे इशारा कर सकें कि हम यहाँ पर हैं। वो कहता है कि यहाँ पर कोई फ्लेयर गन नहीं है, और रेडियो की भी जो बैटरी थी वो प्लेन के दिल में थी, जो हिस्सा टूट के अलग हो चुका है, और इन्हें नहीं पता कि वह हिस्सा इनसे कितनी दूर है। लेकिन फिर भी इन्हें पूरा विश्वास है कि रेस्क्यू टीम ढूंढने यहाँ पर बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्लेन गायब हुआ है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं उन सबको बाहर ले जाया जाता है, जिसमें एक औरत की डेड बॉडी भी होती है। जब कार्लिटोस उस औरत की डेड बॉडी को देखता है वह उससे माफ़ी मांगता है। दरअसल रात को वह उस पर चिल्लाया होता है। कार्लिटोस वही आदमी है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है, और इनके आसपास जितनी भी बॉडीज़ और जितने लोग घायल हैं वह सब इनके अपने हैं जो एक दिन पहले इनके साथ हंस खेल रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इनके पास कुछ खाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं होता। कुछ चॉकलेट्स होते हैं, शैम्पेन होते हैं, और सिगरेट्स बहुत सारे होते हैं।
और ये सब डिसाइड करते हैं कि राशन को बांट कर खाएंगे और कोई भी ज़्यादा नहीं खाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ पर सरवाइव कर सकें। जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और इससे ये सब खुश हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि इन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम आ चुकी है। लेकिन बादल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इन्हें नहीं देख पाते और ना ही इन्हें हेलीकॉप्टर दिख रहा होता है। बस ये उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और इस तरह एक और रात इस जानलेवा ठंड में बितानी पड़ती है। इनके पास अभी भी उम्मीद है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत कैजुअल होते हैं, आराम से वो सिगरेट पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अगले दिन दोबारा टीम ढूंढने के लिए आएगी और इन सब को यहाँ से निकाल के ले जाएगी। अब पानी की कमी पूरी करने के लिए ये वहाँ पर एक स्टील की शीट लगाते हैं कि जब उस पर बर्फ़ डालें तो सूरज की गर्मी से पिघल कर पानी बन जाए। यहाँ पे एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है नैंडो। वह चोट लगने से कोमा में चला गया होता है, पर अब वह होश में आ चुका है और उसे बताया जाता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो गया था और इसके बाद तुम कोमा में चले गए थे। वह पूछता है कि मेरे घर वाले कहाँ हैं। उसके मॉम डैड मर चुके हैं और नैंडो ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हारी बहन सूजन अभी भी ज़िंदा है। वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। नैंडो उसी हालत में उठकर अपनी बहन के पास जाता है और वह कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज़ख्मी हो चाहे वो ठीक हो, वहाँ पे सब के सब परेशान हैं। भयानक ठंड किसी से भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन उनकी परेशानी ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती। उन्हें बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हीं के बगल में उड़ रहा होता है और ये देखकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। वह उससे हाथ हिलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं और वो उनकी तरफ से घूम के निकल जाता है और ये सब समझ जाते हैं कि अब वो अगली सुबह हेलीकॉप्टर से आएंगे और सबको यहाँ से वापस ले जाएंगे। रात को इनके पास जितनी भी चॉकलेट्स होती हैं ये लगभग सब के सब खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगले सुबह हेलीकॉप्टर इन्हें यहाँ से ले जाएगी। इसलिए सब एंजॉय कर रहे होते हैं और सुबह होने के साथ ही ये सब के सब बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत वक्त बीतने के बाद भी इन्हें कोई बचाने नहीं आता है और अब शाम होने वाली है। दरअसल उन्हें उस हेलीकॉप्टर ने देखा ही नहीं होता है और शाम होने के बाद एंटोनियो इन सब को राशन बांटना चाहता है और जो भी उसके पास चॉकलेट्स होती हैं, और जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें चॉकलेट्स तो है ही नहीं। रात को जब सबने चॉकलेट खाई थी तो वो सो रहा था। इस बात से सबके बीच में, एंटोनियो के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि राशन ख़त्म हो चुका है और इन्हें अब यहाँ से अगर निकलना है तो प्लेन के तिल को, जो टूट कर प्लेन से अलग हो चुकी है और जो बहुत ऊंचाई पर गिरी है, इन्हें वहाँ तक पहुँचना होगा ताकि वहाँ से वो बैटरी ला सकें और अपने लोकेशन के बारे में बता सकें। इसलिए उनमें से 5 लोग निकल पड़ते हैं। सब के सब भूखे हैं, लेकिन इनके पास अब और कोई भी चारा नहीं है। और जब ये उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक जगह पर बर्फ़ धंस जाती है और नीचे बहुत ही गहरी खाई होती है और उनमें से एक खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक के बाद एक वो कूदकर उसे पकड़ लेते हैं और किसी तरह उसे ऊपर खींच लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि अब यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि रात भी होने वाली है और ये सर्दी का वक्त है जब रातें बहुत लंबी और दिन बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए सब के सब वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग हैं और ये समझ चुके हैं कि यहाँ से निकलना अब इतना आसान नहीं है। ये सब के सब प्लेन के टूटे हुए उसी हिस्से के अंदर रात बिताते हैं जो क्रैश हुआ है, नहीं तो ठंड के ये कब के मर चुके होते हैं। अगली सुबह इनमें से एक रेडियो में सुनता है कि इनको ढूंढना अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को अब लगता है इनमें से कोई भी नहीं बचा और इस बात से ये सब के सब हताश हो जाते हैं। उसी रात को नैंडो, जो कि कोमा में चला गया था, उसकी बहन सूजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो सबसे कहता है कि मैं आज पूरी रात अपनी बहन को अपने गले से लगा कर रखना चाहता हूँ, कल सुबह हम इसे दफना देंगे।
मैंने इस एक्सीडेंट में अपनी मॉम को और अपनी बहन को खो दिया और अब पूरी तरह से टूट चुका हूँ। उसे इस हालत में देख के आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं और सब के सब टूटना शुरू हो गए हैं। नैंडो कहता है कि अब हमें जो बाहर मुर्दे हैं उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खाना ख़त्म हो चुका है, हमारी खोज बंद कर दी गई है और अब हमें यहाँ पर कब तक रहना होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम खुद यहाँ से निकल सके। लेकिन नैंडो की इस बात से कोई सहमत नहीं होता। पर अगले दिन जब ये सब एक साथ बैठे होते हैं तभी इनमें से एक, जिसका नाम रॉबर्ट है, वह कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम मेरे शरीर को खा लेना ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बच जाए, और अगर तुम सब ने ऐसा नहीं किया तो मैं भूत बनकर तुम सबको मार डालूँगा। और इसके इस बात पर सब हंसने लगते हैं, लेकिन एक एक करके सब यही बात कहते हैं, यानी अगर कोई भी मरता है तो जो ज़िंदा लोग हैं वो इनका शरीर खा लेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। और अगली सुबह जब ये सब के सब बाहर बैठे होते हैं, सब के सब भूखे हैं, इन्होंने पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और ये जानते हैं कि अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। और खाना इनके सामने ही पड़ा है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी सारे मृत शरीर हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं करना चाहते। इनमें से एक कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम इंसान नहीं रहेंगे, लेकिन तभी उनमें से एक आगे बढ़ता है और वह मृत शरीर में से एक शरीर से मांस का टुकड़ा निकालकर खा लेता है। और उसके बाद जितने भी लोग होते हैं वह एक एक करके ऐसा ही करते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ता है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। ये इन सब की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। इस एक इंसान होकर इन्हें एक दूसरे इंसान को खाना पड़ रहा है ताकि ये लोग ज़िंदा रह सकें। और ऐसा करने में नैंडो को सबसे ज़्यादा दुख होता है और वह अंदर आके रोने लगता है, क्योंकि उन शरीरों में से 2 शरीर उसके परिवार का होता है, एक शरीर उसकी बहन और दूसरी उसकी मॉम का। लेकिन वह जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सब के सब मारे जाएंगे। अब इन सब के अंदर एनर्जी आ गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त के बाद कुछ खाया है और इसलिए ये तय करते हैं कि एक बार फिर से प्लेन के तिल को, जो यहाँ से बहुत दूर कहीं पर गिरी है, उसे ढूंढने जाएंगे ताकि उसमें रखी बैटरी ला सके और पायलट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उससे वह मैसेज भेज सकें कि अभी भी वो जिंदा हैं और इन्हें मदद की ज़रूरत है। और एक दिन का पूरा सफ़र करने के बाद 3 लोग जो बैटरी लाने के लिए गए हैं, ये रात को एक जगह बैठकर सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड होती है और जब सुबह होती है तो इनमें से एक बोलता है, क्या हम अभी भी जिंदा हैं? इनके पूरे शरीर पर बर्फ़ जम गई होती है, पर फिर भी अब ये आगे का सफ़र तय करते हैं और वह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर तिल टूटने के बाद काफ़ी सामान गिर गया था और काफ़ी आदमी भी गिर गए थे और यहाँ पर गिरे सब लोग मरे हुए होते हैं। लेकिन सामान में इन्हें कुछ चॉकलेट्स मिलती हैं जिससे इन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन अब ये आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें रात को अगर यहाँ पर रुकना पड़ा तो ये तीनों के तीनों ठंड से मर जाएंगे। इसलिए सब वापस आ जाते हैं और एक राजनीति बनाते हैं कि अब इनमें से जो भी दोबारा वहाँ पे तिल तक जाएगा वो अपने साथ ज़्यादा गर्म कपड़े पहन कर जाएगा और साथ ही साथ अपने साथ कुछ खाने के लिए ले जाएगा। और सब प्लेन के अंदर आ जाते हैं और आग जलाते हैं और जो उनके पास बचे खुचे सामान होते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं और इनके पास जो डॉलर्स होते हैं वो भी इन्हें जलाने पड़ते हैं। और यहाँ पर सबको ये एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो इनके सामने इंसान की भी कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ पर जो कार्लिटोस होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम अब तक जिंदा हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर रहा है। अब रात को ये सब लोग सो जाते हैं और इन्हें एहसास होता है कि इनकी तरफ कुछ आ रहा है। दरअसल इनके प्लेन का जो हिस्सा जिसमें ये सब लोग बैठे होते हैं वो पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा होता है। दरअसल ऊपर चोटी पर स्नो स्लाइड होता है और सारी की सारी स्नो इनकी तरफ तूफान की तरह, चट्टान की तरफ बढ़ रही होती है और ये इनके प्लेन के टुकड़े से टकरा जाती है और अंदर भी बहुत सारी बर्फ़ चली जाती है, जिससे कई लोग उस बर्फ़ के नीचे भी दब जाते हैं।
ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना तेज़ तूफ़ान चल रहा होता है कि इनमें से कोई भी बाहर नहीं आ पाता है और प्लेन का वो टुकड़ा बर्फ़ में दफन हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक तूफ़ान चलता रहता है और जब तूफ़ान पूरी तरह से थम जाता है तो बर्फ़ खोदकर बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। बाहर कार्लिटोस बैठा होता है और वह कहता है कि देखो, आज कई दिनों बाद सूरज निकला है और लगता है ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं, लगता है हम सब बच जाएंगे। हालांकि इस हादसे में 8 और लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सब के सब बाहर निकल जाते हैं और वह अपने प्लेन के टुकड़े से चारों तरफ से बर्फ़ हटा देते हैं। आज यहाँ पर पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों के बाद सर्दी का मौसम भी कुछ कम हो गया है, यानी कि अब रातें छोटी और दिन लंबे होंगे और सब ये फैसला करते हैं कि अब यह प्लेन की तिल को जो टूटा हुआ है उसे ढूंढने के लिए फिर जाएंगे, क्योंकि इन्हें किसी भी हालात में अब बैटरी चाहिए। ये एक टीम तैयार करते हैं और उनके लिए खाने को भी खुद सामान रख देते हैं। इनका इस बार यह प्लान होता है कि अगर प्लेन का हिस्सा नहीं मिला, बैटरीज नहीं मिली, तो यह वापस नहीं आएंगे और आगे सफ़र पर निकल जाएंगे और ये बर्फीली पहाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और अब इन्हें उस 3 लोग बैटरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ घंटे के सफ़र के बाद इन्हें प्लेन का हिस्सा मिल जाता है। साथ ही साथ इनको कपड़े, सामान और खाने के लिए चॉकलेट्स भी मिल जाती हैं। ये सब देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें बैटरियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत हैवी होती है, उसे उठाकर वापस ले जाना नामुमकिन होता है। इसलिए ये वापस जाते हैं और जो आदमी वायर्स जोड़ सकता है उसे उसी जगह पर ले आते हैं। क्योंकि प्लेन का दूसरा हिस्सा उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, बस 3 घंटे का रास्ता होता है, इसलिए वो ये कोशिश करने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन उनके इस कोशिश के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता और अब नैंडो कहता है कि हमें इस बर्फीली पहाड़ी से बाहर निकलने की खुद से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात को कोई भी नहीं मानता और ये चारों के चारों वापस अपने उसी जगह पे आ जाते हैं। हालांकि तूफ़ान भी शुरू हो जाता है और इनके वापस आने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और अब नैंडो चाहता है कि किसी भी कीमत पे हम सब यहाँ से निकल जाएं, इसीलिए वो वहाँ पर स्लीपिंग बैग्स भी बनाता है। और जब इन्हें इस जगह पर पूरे 61 दिन हो जाते हैं तो नैंडो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नैंडो और उसके 2 साथी, जिसका नाम कैनिसा और एंटोनियो है, उसके साथ सफ़र में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वह यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके पास कार्लिटोस आता है। कार्लिटोस वही है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है और ये कहता है कि कल रात को मैंने सपना देखा कि तुम हरी हरी घाटियों में पहुँच चुके हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। और ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और 2 दिन का लंबा और ख़तरनाक सफ़र तय करने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुँच जाते हैं। जब वो चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखते ही कैनिसा पहाड़ों पर ही लेट जाता है, पूरी तरह से हार चुका है। वो कहता है कि अब हम यहाँ नहीं बच सकते, अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। नैंडो उसे बोलता है कि उधर मुझे 2 पहाड़ों के बीच में बर्फ़ नहीं दिखती, ज़रूर वहाँ पे एक हरी घाटी होगी। कैनिसा कहता है कि वह हमसे लगभग 50 मील दूर है और इतना लंबा चलने से पहले हम मर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे 50 मील चलना बहुत बड़ी बात है और वह भी तब चलना जब ये पहले थक चुके हैं। लेकिन नैंडो हार नहीं मानता और कहता है कि 70 दिनों तक हमने हार नहीं मानी और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर वाले ने हमारी परीक्षा लेना बंद नहीं किया है, हमें हिम्मत करके परीक्षा में पास होना चाहिए और इस सिचुएशन से निकल जाएंगे हम। 2 सालों बाद हमें अपने आप पर गर्व होगा। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। वो कहता है कि हम एंटोनियो को वापस भेज देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा राशन बचे और वह ऐसा ही करते हैं। अब एंटोनियो को वापस भेज देते हैं और ये दोनों अपने मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ते हैं। इन्हें पता है कि इसमें इनकी जान भी जा सकती है
और 12 दिनों तक लगातार इन्हें पहाड़ों पर चलने के बाद यहाँ की बर्फीली पहाड़ियों से ये निकल जाते हैं और उनके सामने एक सुंदर हरी घाटी होती है जहाँ पर नदियाँ हैं और जहाँ पर लोग भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वहाँ सभी लोग जो अभी भी पहाड़ों पर फंसे हुए हैं वह अब हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कई दिन हो चुके हैं, उनका राशन ख़त्म हो चुका है, उनके शरीर में शक्ति नहीं है। और जब सबके सब हताश होते हैं तभी इन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आती है और जब ये बाहर जाते हैं तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इन्हें बचाने के लिए आ गए होते हैं, जिसमें नैंडो और उसका दोस्त भी बैठा होता है। और ये हेलीकॉप्टर्स को देखकर सब के सब नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनकी ज़िंदगी बच चुकी है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कालीटोस यहाँ कहानी सुना रहा है। वह कहता है कि हमारी टीम वहाँ पर वापस गई और वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज़ बची थी हम सब ने उसे वहाँ पर दफनाया और उनकी याद में वहाँ पर क्रॉस भी लगाया। और अंत में हमें ये बताया जाता है कि सन 1972 की सच्ची घटना में 29 लोग मारे गए थे और केवल 16 ही इनमें से बच सके और इस घटना को कभी भी कोई भुला नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी वक्त बदल सकता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ को हम अपने ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं और वह है हमारी हिम्मत। अगर नैंडो हिम्मत हार गया होता और आगे नहीं बढ़ता तो ये सारे के सारे लोग हमेशा के लिए यहीं बर्फ़ में दफन हो जाते, लेकिन उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ने, उसकी हिम्मत ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि यहाँ पर जितने बाकी लोग थे उन सब की जान भी बचा ली। हालांकि इस दुर्घटना में उसकी मॉम और उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसने अपनी कमज़ोरी उसे नहीं बनाई बल्कि वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तो ये थी पूरी कहानी अलाइव की, जो सन 1993 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आए।